सर पढ़ाई तो कर लिए या फिर कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन? एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी रिवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ दोस 3 आवर्स प्रेजेंटेशन। या फिर सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, क्या मुझे कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिल सकते? या फिर सर आई गॉट माई सर्टिफाइड कॉपीज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड आई फेल्ट दैट माई प्रेजेंटेशन skills are lacking somewhere. If you are facing these kind of questions or issues, then I will try to resolve all those in this particular discussion, ranging hardly 5 to 7 minutes. Okay, so we will talk about paper presentation skills. Let's start. Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on, and in this particular discussion we are going to talk about पेपर प्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली फॉर पेपर नंबर 4 लॉ। ठीक है, तो सीए इंटर का भी कोई भी बच्चा ये देख सकता है, या सीएस का भी कोई देख सकता है, सीएमए वाला भी दे सकता है, एंड थ्योरेटिकल के लिए ये चीज अप्लाई कर सकता है। सो आई विल बी ट्राइंग टू फोकस ऑन लॉ पेपर। ओके, सो क्विकली लेट्स गेट टू द टॉकिंग पॉइंट्स। सो सबसे पहले, सर डू वी हैव टू फॉलो एनी स्पेसिफिक पेपर प्रेजेंटेशन? नो, आंसर इज नो। अगर आप आईसीआई की तरफ से देखोगे, उन्होंने कोई ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं लगा रखी कि भैया आपको ऐसे ही लिखना है, ये चीज वहां लिखनी है। बट यस, this is a general format which I try to tell students to follow. See, at the end of the day what are we trying to achieve? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन 3 घंटों में उन सवालों का जवाब एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपने को पहुंचाना है एग्जामिनर के पास, ताकि वो जो whatever time investment he is doing in paper checking, वहां पे उसको समझ आ जाए कि you know the answers and you have concluded the answers properly so that you get the marks. At the end it is a communication through your paper. 3 घंटे में आप एक डिलीवरेबल दे रहे हो, हमारा पेपर, उसके बेसिस पे आपको चेक करवाओगे, एंड दैट एग्जामिनर विल अवॉर्ड यू, ही विल डिसाइड योर रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3 आवर्स टाइम फ्रेम। इसीलिए हमारा एक बेसिक फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है, राइट? सो लॉ के लिए सबसे पहले आपको लिखना है इशू। सबसे पहले क्या लिखना है? इशू। मतलब व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू आंसर। फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी में पूछा गया कि सीआईआरपी की एप्लीकेशन एडमिसेबल है या नहीं है, तो आप लिखोगे गिवन द फैक्ट्स ऑफ द केस। सारे फैक्ट्स यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, दिस विल इशू विल टेक अराउंड 1 to 2 लाइंस ओनली। ठीक है, सो गिवन द फैक्ट्स ऑफ द केस, विल ए लिमिटेड एप्लीकेशन और वॉट एवर इट इज इट्स एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी विल बी एडमिसेबल और, बस आप 1 या 2 लाइंस में ये चीज फॉर्म करोगे कि हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सेकंड, यू विल राइट द एप्लीकेबल लॉ या फिर एप्लीकेबल लीगल प्रोविजंस। इसके अंदर आपको जितना भी लॉ पता है विद रिस्पेक्ट टू आवर करंट इशू, वो चीज लिख के आओगे। ठीक है, कोई भी छोटी से छोटी चीज, डेफिनेशन तक भी आपको लिख के आनी चाहिए व्हेन यू स्टेट द लीगल प्रोविजंस, बिकॉज इससे आपका एक जजमेंट बनने वाला है। द एग्जामिनर विल जज इस बच्चे को लॉ पता है या नहीं पता है। क्लियर? देन इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन क्या लिखना है वो सब मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा नीचे बताऊंगा। सो लीगल प्रोविजंस के बाद यू राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड दीज आर टू बी कॉपीड। दीज आर टू बी कॉपीड। इसमें अपना दिमाग मत लगाना, क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एज इट इज कॉपी कर लेना, और सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दिस विल टेक अनदर 4, 5, 6 लाइंस, एंड देन यू गो फॉर द एनालिसिस विच विल इंक्लूड कंक्लूजंस इफ रिक्वायर्ड। एनालिसिस में आप क्या करने वाले हो? पॉइंट नंबर 2 को, जो है आपका एप्लीकेबल लॉ, उसको फैक्ट्स ऑफ द केस से लिंक करोगे कि भैया मैंने ये फैक्ट्स के अंदर ये एप्लीकेबल लॉ लगाने के बाद मुझे इस कंक्लूजन पे जाना है। तो दिस इज सिंपली विद रिस्पेक्ट टू योर एनालिसिस कि अच्छा इस वजह से यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन जो है वो एनसीएलटी का कंक्लूड होएगा या नहीं होएगा, या फिर वॉट एवर इट इज कि इस केस में मेरी ये जो डेट है दैट इज माई सीआईआरपी की डेट या इनिशिएशन डेट है, वॉट एवर इट इज, आप एनालिसिस में डालोगे इसका कंक्लूजन फॉर्मिंग पॉइंट्स। आप इसको काइंड ऑफ लर्न कर सकते हो, कंक्लूजन फॉर्मिंग पॉइंट्स। ओके, जब आप कंक्लूजन फॉर्म कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो वो आप एनालिसिस में समझाओगे। एंड एट द एंड, लास्ट में, ये बच्चे गलती करते हैं, जल्दबाजी में गलती करते हैं, प्लीज जितनी भी जल्दी हो यार, 1 लाइन लिखनी है आपको कंक्लूजन फॉर्म में, मैक्स 1 or 2 लाइंस, एंड यू हैव टू आंसर एग्जैक्टली द इशू विच यू हैव फ्रेम्ड इन द फर्स्ट स्टेप। आप लिखोगे इन द करंट केस ए लिमिटेड एप्लीकेशन कैन नॉट बी एडमिटेड, बस। उससे देखो, प्लीज समझो, मैं एग्जामिनर हूं, ठीक है, मैं आपका पेपर चेक करने के लिए बैठा हूं, मुझे ना ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को दिन में 100, 150, 200 पेपर चेक करने हैं। ठीक है, वॉट एवर इट इज, वहां पे तो एक अलग इशू है, वो हमें पता है आईसीए में, लेकिन एज एन एग्जामिनर ने यार आपको मेरा दिल खुश करना है यार। मुझे इसमें काटा पीटी दिखी, एक बेसिक मुझे आइडिया लग जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, इसमें मुझे पूरा आइडिया लग जाएगा कि बच्चे ने आंसर क्या करना है ये बताया, द लॉ इज नोन, द स्टूडेंट नोज द लॉ। आफ्टर दैट ही स्टेटेड द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके बाद उसका लिंकिंग करी कि लॉ और केस में मेरा क्या, व्हाई आई हैव स्टेटेड द लीगल प्रोविजंस इन दिस केस, और उसका मेरा क्या कंक्लूजन बन रहा है, और फाइनल आंसर जो आपको है वो इस कंक्लूजन के बेसिस पे वो फटाफट से डाल देगा। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट दैट यू नीड टू फॉलो।
क्या ये बात क्लियर हुई है? अच्छा, जनरल पॉइंट्स, ऑलवेज अंडरलाइन या फिर रेक्टेंगल, आप जैसे भी, अंडरलाइन मैं प्रेफर करता हूं, ऑलवेज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पोर्शंस। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस पे इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि दोबारा दोबारा वो पूरा आंसर रीड करेंगे, एक एक दो दो बार, सर इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया ना, नहीं, या तो आप लिखते लिखते या तो होने के बाद जस्ट गिव अ रैंडम रीडिंग एंड ट्राई टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पोर्शंस। फॉर एग्जाम्पल कोई टाइम लिमिट है, ओके, कोई इनिशिएशन डेट के बारे में आप बता रहे हो कि जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करिए, तो आप उसमें से कुछ अंडरलाइन करो, वट एवर यू फील इज राइट। उसमें एक्स्ट्रा एनालिसिस और एक्स्ट्रा परफेक्शनिज्म लगाने की जरूरत नहीं है कि सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन मेरे हाईलाइट हो रहे हैं ना, एक दो ऊपर नीचे छूट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यार देखो, आप एक एग्जाम, एक आंसर शीट जब आपके सामने आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन हाईलाइटेड है, प्रॉपर एक बेसिक फॉर्मेट है, फटाफट से नंबर मिलेंगे, 4 में से 3, 4 में से 3 नंबर मिलते जाएंगे। सर 4 में से 4 नहीं मिलते क्या? जनरली देखा गया कि यू डोंट गेट 4 आउट ऑफ 4 अनलेस इट्स अ वेरी गुड आंसर, पॉसिबल है, बट या इन जनरल केस, ओके। अच्छा सर, लॉन्ग पैराग्राफ्स अवॉइड करना, इसका मतलब ये नहीं, कई बच्चे अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक चीज का छोटा छोटा 2 2 3 3 पॉइंट बना देंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट को, 2 पॉइंट को एक पैराग्राफ में आप डाल सकते हो, लेकिन दिखते टाइम ऐसे एक ऊपर से आंसर शीट शुरू हो रही है, नीचे तक एक पैराग्राफ, नो, दैट्स अ बिग नो। यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर, ठीक है। सो ऑलवेज गिव द आंसर शीट इन अ वे दैट यू वुड एक्सपेक्ट इट फ्रॉम योर स्टूडेंट, ओके, सो दैट द एग्जामिनर नोज भैया बच्चे को आता है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट ये क्लियर है, तो पॉइंट्स थोड़े से डालने की कोशिश करना, और एक आध 3 4 लाइन का पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, बट यार लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं चाहिए, वो पढ़ने का मन नहीं करता यार, क्लियर। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना, दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स। There was one video I uploaded a couple of months back with respect to the paper checking, जहां पे मैंने क्लियरली वहां पे बताया था कि इस बच्चे ने इतना कोई डिटेल में, क्योंकि मेरा स्टूडेंट था, प्राइवेट स्टूडेंट था, बट उसमें कहीं पे भी उस बच्चे ने कहीं पे भी डिटेल में फॉर्मेटिंग फॉलो नहीं करी कई कई क्वेश्चंस में, स्टिल ही गॉट 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4। व्हाई? बिकॉज द वे ही प्रेजेंटेड समझ आ रहा था कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, एक आध क्वेश्चन में ऊपर नीचे हुआ, मतलब उस टाइम पेपर के टाइम ये टेंशन लेके मत बैठना, दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन, ओके। तो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बस अपनी बात ढंग से कह देना, नीट एंड क्लीन मैनर में, तो काम बन जाएगा, ओके। अब सबसे बड़ा मिथ, सर आई हैव अ बैड हैंडराइटिंग, क्या मुझे कभी नंबर नहीं मिल सकते? ऐसा नहीं है, मैंने आंसर शीट्स देखी है जिसके अंदर हैंडराइटिंग खराब है लेकिन स्टिल नंबर मिले हैं। अब एक बात बताओ, मेरे लिए कितना आसान है कहना, यार एक काम करो, हैंडराइटिंग अच्छी लिख के आना पेपर में। आप बोलोगे सर क्या ये बोलने के लिए यूट्यूब पे आके तो आपके लिए इजी है, मेरी जो 10 15 साल की हैंडराइटिंग है वो मैं क्या 10 दिन पहले चेंज कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो, बट आपको प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। कैसे? आप फॉर्मेट ढंग से फॉलो करना, थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि बेशक हैंडराइटिंग खराब हो, ओवरऑल प्रेजेंटेशन ओके हो, पॉइंट्स लिखे गए हो, अंडरलाइन हो रखा हो, कटिंग ना हो रखी हो, नंबर मिल जाएंगे भाई, नंबर मिल जाएंगे। सीए बनने के बाद क्या चीजें थोड़ी ना लिखनी है, सब कुछ तो कंप्यूटर पे करना है, उतना पता होता है सीए के एग्जामिनर, ठीक है। सो डोंट वरी ऑन दिस पार्ट, दैट इज माय गारंटी, आपको हैंडराइटिंग के बेसिस पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रोवाइडेड यू फॉलो अदर पॉइंट्स प्रॉपरली, ओके। सो इट्स कंप्लीटली ओके, स्टे हैप्पी, अच्छे से पेपर देना। नेक्स्ट, ऑल द पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी डाउट आता है, सर हम क्वेश्चन तो अलग अलग कर सकते हैं, मतलब आंसर कर सकते हैं, जो पहले आता है, वॉट एवर क्वेश्चन आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ आई विल आंसर इट फर्स्ट, बट वॉट अबाउट पार्ट्स, क्या मैं एक क्वेश्चन का एक पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट एक साथ आंसर करूं? लीगली आप कर सकते हो, बहुत बच्चे करते हैं जितना मैं जानता हूं। माय पर्सनल एडवाइस हाथ जोड़ के स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज डोंट डू दैट। मैंने 12वीं से लेकर आज तक कोई भी जो एग्जाम दिया, मैंने कहीं भी ये गलती नहीं करी। अब सर आप गलती क्यों कह रहे हो? सी, प्लीज अंडरस्टैंड, अगेन दिस इज अ प्रैक्टिकल एडवाइस। आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट इधर किया, फिर आपने क्वेश्चन 6 का बी पार्ट साथ में कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का कोई पार्ट उठा के कर दिया। वो पढ़ने में, उसको मार्क करने में, उसकी आंसर शीट पलटने में बहुत टाइम जाता है, इरिटेट हो जाता है बंदा यार। आई वुड गेट इरिटेटेड। ये लीगल बातें नहीं होती, ये प्रैक्टिकल बातें होती है, और ये चीज मुझे एक टॉपर ने बताई थी, क्लास 12th के टाइम, एंड दैट समहाउ इट गॉट स्टक इन माय हेड। यार ये चीज बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है, ट्राई टू फॉलो दैट एंड आई फील दैट इट हैज बेनिफिटेड मी इन सम वेज, क्लियर। सो दैट इज समथिंग आई वुड एडवाइज यू टू फॉलो दिस, कि वो क्वेश्चन को एक साथ पिक करो जो आपको लगता है पहले आता है, यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट, बट उसके पार्ट्स भी एक साथ अटेम्प्ट कर देना, ताकि एक क्वेश्चन वो बंदा चेक कर पाए, ओके। सो दिस इज अ पर्सनल एडवाइस, ठीक है। तो माफ करना अगर किसी को चीज ठीक ना लगे, बट यस, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। सेकंड, अब नेक्स्ट पार्ट, सबसे ज्यादा फोकस फॉर्मेट वगैरह का जो डिटेलिंग का है, वो आप बेशक फर्स्ट हाफ ऑफ द आंसर शीट पे देना, सर मतलब सेकंड हाफ कैसे भी कर देना, नहीं। देखा गया है
इन द पास्ट एग्जाम्पल्स कि जो फर्स्ट 50 या आई कैन से फर्स्ट 60 to 70% अगर आप आंसर शीट यू प्रेजेंट इट वेरी प्रॉपरली, देन एग्जामिनर it sets a tone for the examiner. He gets an idea that this student knows his stuff. तो बैलेंस वाले में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ना, थोड़ा सा हम फॉर्मेट इधर उधर कर दे और थोड़े आंसर्स को शॉर्ट करे, नंबर मिल जाते. दैट हैज बीन सीन. अगेन दिस इज अ प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल एग्जाम्स में चीजें होती है. तो ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज पॉइंट्स रादर देन थिंकिंग कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, मैंने ये चीज तो आपको बताई दी है. एग्जामिनर को सर खुश कर देना. हो सकता है आपसे पहले वाला स्टूडेंट ने पूरा गंदा सा कुछ करके आया हो, आपका पेपर देख के खुशी हो जानी चाहिए और उसकी वजह से आपके नंबरों में और पेपर प्रेजेंटेशन में फायदा मिलेगा. पेपर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी रहेगी तो यस इट विल गिव यू एन एज. बिकॉज सी अंडरस्टैंड, आप 3-3 साल मेहनत करके जा रहे हो, लेकिन एट द एंड जज किस पे होने वाले हो? 3 घंटे में सर क्या लिख के आए. तो वो पेपर प्रेजेंटेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज योर स्टडी. क्लियर है? अगर मेरे को सब कुछ आता है और मैं काटापीटी करता हूँ, नहीं ढंग से पेपर प्रेजेंट कर रहा, तो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है मैंने लिखी कैसी ये चीजें, कौन सी चीज कहाँ लिख दी है, तो क्या आपको नंबर नहीं मिलेंगे यार. ओके, इसके साथ एक और चीज, कटिंग अवॉइड करनी है. अब दिमाग में ये डर मत बिठा लेना कि सर पेपर में गलती हो गई तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कुछ लाइंस लिख रखी है, अब इसमें मेरी कटिंग हो गई, तो अब क्या करो, वो पोर्शन जो है ना उसको पेंसिल से या पेन से एक तरीके से कट करो और यहाँ पे दोबारा लिखना स्टार्ट करो. आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ लिख दिया, 2 कटिंग हो गई, ऐसे से बीच में कट कर दिया. सपोज आपने कुछ भी लिख रखा है, देयर इज व्हाटएवर इट इज, और फिर आपने यहाँ पे ऐसे से ऐसे कटिंग कर दी. यार ये चीज देख के तो मूड ऑफ होएगा ना यार. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, समझो ये बातें. क्लियर है? ओके, सेक्शन का जो कोट करना है वो तभी करना व्हेन यू आर नॉट 100, यू आर 200% श्योर, बिकॉज इफ यू राइट द एंटायर सेक्शन प्रॉपरली बट यू कोट द रॉन्ग सेक्शन नंबर, यू विल गेट अ अंडा, 0 नंबर मिलेगा. उसके लिए आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पूरी कहानी चेंज हो जाती है आप जब सेक्शन नंबर गलत कोट करते हो. लॉ के रेगुलेशंस रूल्स लिखने की कोशिश करना, गलत मत कोट करना. आज जहां पे नहीं पता वहां पे लिख देना रेलिवेंट सेक्शन, रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. अच्छा, दूसरी चीज, शॉर्ट फॉर्म्स पेपर में यूज कर सकते हो बट एट द स्टार्ट ऑफ एवरी आंसर शॉर्ट फॉर्म को डिफाइन कर देना. दैट इज समथिंग विच आई फॉलोड. ठीक है, एनसीएलटी सीधा नहीं लिखता था मैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स में एनसीएलटी, फिर बाद में एनसीएलटी यूज करूंगा. ठीक है, सीधा फेमा नहीं लिखूंगा, पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लिखूंगा, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स में फेमा. तो यार उससे पता चलता है आपको एक्ट पता है, आपको फुल फॉर्म्स पता है, एंड देन यू आर यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म. क्लियर? दीज वर सम जनरल पॉइंट्स. एक मैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं आपको कि मैंने एक बच्चे की आंसर शीट देखी थी, उसमें उसने ना लिमिट्स थी कुछ, कोई भी ले लो आप, कहीं पे भी एडमिसिबिलिटी या एलिजिबल एप्लीकेशन की कोई लिमिट्स हो, तो उसने ऐसे लिमिट लिख रखी थी और ऐसे एक ब्रैकेट डाल के लिखा हुआ था सिर्फ हायर. ही डिडंट फॉलो द लीगल लैंग्वेज, कॉमा लिख के विच एवर इज हायर. नो, क्यों सर? क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चल चुका है कि बच्चा क्या कह रहा है. तो मैं यही आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट टू हैव द लीगल लैंग्वेज इन योर आंसर्स. बस कोशिश ये करनी है कि पेपर नीट हो, क्लीन हो, कटिंग ना हो और आइडिया लग जाए कि ये आंसर फ्लो कैसे कर रहा है, फैक्ट्स क्या थे, लॉ क्या कहता है, कंक्लूजन क्या रीच करी. और ये करने के बाद इफ यू हैव द नॉलेज एंड इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स, तो भैया आपके फिर 60 के नीचे तो कहीं नहीं गए. एम तो मैं हमेशा बोलूंगा आप 100 के लिए करो. सर 100 तो कभी आते ही नहीं है. अरे आएंगे ना, क्या बता आप क्या है. 100 का इमेजिन, यू नो, इफ यू ट्राई टू वर्क फॉर 100 मे बी यू एंड अप एट 85-90. सर अभी तक नहीं आए तो आपके आएंगे. अभी से यू हैव टू एटलीस्ट, यू नो, स्टार्ट एट द पॉजिटिव, यू नो, पॉजिटिव टोन. तो प्लीज ये सारी चीजें आप ध्यान रखना. आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है विद रिस्पेक्ट टू पेपर प्रेजेंटेशन. यही चीज आप ऑडिट में भी फॉलो कर सकते हो, थ्योरेटिकल पेपर्स में भी फॉलो कर सकते हो, सीए इंटर फाउंडेशन में भी फॉलो कर सकते हो. दैट विल हेल्प यू. प्रैक्टिकल में थोड़ी चीजें बदल जाती है क्योंकि फोकस रहता है सर सॉल्विंग और नंबर्स के ऊपर, तो इतना टेंशन नहीं रहता, बट लॉ में ये चीज रहती है. आई होप यूर questions were clarified. Apart from that, if you feel you have any questions or any issues that you want to ask, comment on this video, I will reply. ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन. As always, till we meet in our next discussion or next revision lecture, all the very best. Study well, take care, be safe.